ठीक है, तो हम लोग चर्चा करेंगे नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फिजन। फिजन मतलब होता है टूटना, है ना। विखंडन मतलब भी क्या होता है, टूटना। इसमें होता क्या है कि ऐसा नाभिकीय अभिक्रिया, ये एक ऐसा अभिक्रिया है जिसमें कि एक भारी नाभिक क्या रहेगा, एक भारी नाभिक रहेगा, वो टूटेगा किसमें, हल्के नाभिकों में टूटेगा, ठीक है ना। इस प्रक्रिया में क्या होता है, एक भारी नाभिक टूटता है किसमें, दो हल्के नाभिकों में। एक भारी नाभिक टूटेगा दो हल्के नाभिकों में, और इसके साथ साथ बहुत पर्याप्त ऊर्जा की भी उत्पत्ति होती है। इस प्रक्रिया में क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा की भी उत्पत्ति होती है। हम लोग पीछे तुमको बताए थे बंधन ऊर्जा वक्र, बताए थे ना, बंधन ऊर्जा वक्र बताए थे। उसमें हम ये बताए थे तुम लोगों को, बंधन ऊर्जा वक्र कुछ इस प्रकार से बताए थे, ठीक है। बंधन ऊर्जा वक्र बताए थे जिसमें कि एक तरफ हम लोग लिए थे बंधन ऊर्जा प्रति न्यूक्लियन और एक तरफ लिए थे द्रव्यमान संख्या ए लिए थे। तो उसमें हम लोग देखे थे कि सबसे ऊंचाई पर जो होता है वो 56 Fe होता है ना। 56 Fe जो होता है वह सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होता है 56 Fe। इसका मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल नाभिक जो होगा वो 56 Fe का होगा। अब जो भी हल्का नाभिक है इधर वाला, वो भी अस्थिर है, अनस्टेबल है, और जो भारी नाभिक है इधर वाला, वो भी क्या, अनस्टेबल है, अस्थिर है। जो हल्का नाभिक होता है वो आपस में जुड़ करके भारी नाभिक बनाना चाहता है ताकि स्टेबल हो जाए, और जो भारी नाभिक है इधर से यूरेनियम वाला, यूरेनियम सब जो है, थोरियम, पोलोनियम, ये सब टूटना चाहता है, टूट करके भी हल्का नाभिक बनाना चाहता है ताकि वो भी क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए, स्थिर हो जाए। समझ गए। तो हल्का नाभिक आपस में जुड़ना चाहता है, भारी नाभिक आपस में टूटना चाहता है, और ये बात स्पष्ट है किससे, बंधन ऊर्जा वक्र से, ठीक है। और इस प्रक्रिया में या तो जब भी हल्का नाभिक आपस में जुड़ेगा या भारी नाभिक टूटेगा, इस दोनों ही प्रक्रिया में बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा का क्या होता है, उत्पत्ति होता है, जिसका हम उदाहरण से भी तुम लोग को बताए थे। होमी जहांगीर भाभा के उदाहरण से बताए थे कि वो एक बार जाते हैं किससे मिलने के लिए, उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू से मिलने के लिए, ठीक है। और बहुत 25 ट्रक लेके गए थे जिसमें कोयला भरल था, ठीक है, और थोड़ा सा इतना सा यूरेनियम लेके गए थे, समझ गए। और 20-25 ट्रक कोयला लेकर के गए थे। नेहरू जी पूछे काहे ला आ गए यहाँ पे इतना सारा, हमला करने वाले हैं? लेकिन वो बोले कि ऐसा नहीं है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कितना ज़्यादा पावरफुल है इतना सा यूरेनियम। क्या समझे, इतना यूरेनियम से उतनी ही ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है जितना 20-25 ट्रक कोयला भर करके जो होगा, है ना, उससे जितना ऊर्जा मिलेगा उतना केवल इतना यूरेनियम से मिल जाएगा। इसका मतलब भविष्य की ऊर्जा क्या है, यूरेनियम है, क्योंकि कोयला एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है ना, सीमित भंडार है इसका, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, भारत में नाभिकीय ऊर्जा पर काम चालू हो गया, ठीक है ना। और आज हमारे देश में कई सारा पावर प्लांट ऐसा है जहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा से बिजली बनता है। क्या समझे, बहुत सारा नाभिकीय ऐसा संयंत्र है हमारे देश में लगा हुआ है। जैसे कि हमारे यहाँ जो बिजली बनता है वो या तो पानी से बनता है या तो कोयला से बनता है। अपने बिहार में जो बिजली आ रहा है उसमें कहाँ से आता है, या तो कोसी वगैरह पे बांध बना दिया गया है, वहाँ से बिजली का उत्पादन हो रहा है कटैया में, या फिर कहलगांव में क्या है, या बरौनी सब में क्या है, ये तापीय ऊर्जा का संयंत्र है, थर्मल पावर प्लांट है, जहाँ पे कि कोयला से बिजली बनाया जाता है। क्या समझे। और कहीं कहीं पे जहाँ पे नदी वगैरह होता है वहाँ पर पानी से बिजली बनाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन अपने भारत में कई सारा राज्य ऐसा है जहाँ पे नाभिकीय ऊर्जा के द्वारा बिजली बनाया जाता है। क्या समझे, 8-10 को ऐसा प्लांट लगल है जो कि खूब बढ़िया से जहाँ पे बिजली बनता है। अब है क्या, ये मेथड तो बहुत अच्छा लगता है कि कम यूरेनियम में, कम फ्यूल में बहुत ऊर्जा की उत्पत्ति होगी, लेकिन इसको कंट्रोल करना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है ना। यदि नाभिकीय ऊर्जा को यदि सही से कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या हो सकता है, बहुत बड़ी भयंकर दुर्घटना हो सकता है, क्योंकि इसमें से क्या निकलता है, रेडिएशन सब निकलते रहता है ना। ये जो भी है बाबू, ये सब रेडियो एक्टिव तत्व है। यूरेनियम सब क्या है, रेडियो एक्टिव तत्व है, जिससे कि हम लोग रेडियो एक्टिविटी पढ़ चुके हैं
ये लगातार रेडियो एक्टिविटी दिखाते रहता है, लगातार इसमें से अल्फा किरण या बीटा किरण, गामा किरण सब निकलते रहता है, और यह मनुष्य के लिए बहुत ही ज़्यादा क्या है, नुकसानदेह है। यदि किसी के ऊपर पड़ जाएगा तो निश्चित उसको तुरंत कैंसर हो जाएगा। क्या समझे, बहुत ही सब खतरनाक चीज़ सब होता है, इसलिए बहुत इस पर कंट्रोल करना जरूरी है। यदि इतना आसान रहता तब तो अभी हर जगह लग गया रहता नाभिकीय संयंत्र, ठीक है ना। इससे बहुत पावरफुल तो ऊर्जा मिलता ही है, लेकिन इसमें क्या है, कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो बनता भी है, जहाँ पर ये बनता है, पावर प्लांट बनता है, उसको बहुत अच्छे से मेंटेनेंस करना ज़रूरी है। अगर सही से मेंटेनेंस नहीं करेंगे, उसके अंदर जो काम कर रहे हैं, मजदूर लोग काम कर रहे हैं, उनका जीवन खतरे में पड़ जाएगा। क्या समझे, तो ये सब चीज़ इसमें खतरा है। एक बार बहुत भयंकर दुर्घटना हुई थी, चेरनोबिल करके जगह है ना, चेरनोबिल में ये दुर्घटना हो गया था। क्या समझे, जिसमें कि बहुत नुकसान हुआ था। ठीक है, तुम लोग सर्च करेगा मिल जाएगा चेरनोबिल। चेरनोबिल में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई थी, इसी से रिलेटेड, है ना, रेडियो एक्टिविटी से जुड़ा दुर्घटना हुआ था। अब इसमें क्या होता है बाबू, कि इससे जब हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ तो वेस्ट बच ही जाता है। जैसे मान लो हम लोग कुछ भी नया निर्माण करते हैं, उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट बच ही जाता है। जैसे मान लो गन्ना का रस हम लोग पीते हैं, तो गन्ना का कुछ वेस्ट नहीं बच जाता, छलका। कुछ भी अगर हम लोग निर्माण करेंगे उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट बचिए जाता है, बच जाता है कि नहीं। तो उसी प्रकार से जब हम लोग नाभिकीय विखंडन कराते हैं या नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ वेस्ट बच जाता है। अब वो जो वेस्ट होता है वो भी रेडियो एक्टिव होता है। क्या समझे, वो जो वेस्ट होता है वो भी क्या होता है, रेडियो एक्टिव। अब उसको ऐसा तो नहीं कहीं पे फेंक देंगे, क्योंकि रेडियो एक्टिव है वो। क्या समझे, ये जो नाभिकीय ऊर्जा हम लोग को प्राप्त हो रहा है, उसमें भी तो कुछ ना कुछ वेस्ट बचेगा, कुछ ना कुछ। अरे चाय पीता है तो इतना वेस्ट बच जाता है कि नहीं, चाय पत्ती का बचता है कि नहीं। तो ऐसा कोनो चीज़ नहीं है जहाँ पे वेस्ट नहीं बचे। सब्जियों जब काटते हैं, छिलते हैं, तो सब्जी का छिलका बचता निकलता है कि नहीं। हाँ, उसको अलग बात है कि हम लोग गाय बकरी को खिला देते हैं, लेकिन कोई भी काम करेंगे उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट निकल जाता है। क्या समझे, और उद्योग सब में तो खास करके बहुत वेस्ट निकलता है ना, कारखाना में, फैक्ट्री में बहुत वेस्ट निकलता है, समझ गए। तो अब वो वेस्ट का किया जाए, क्योंकि रेडियो एक्टिव होगा। यहाँ से जो वेस्ट निकलेगा वो तो रेडियो एक्टिव होगा। उस वेस्ट का क्या करेंगे, तो उस वेस्ट को भी सही ठिकाने लगाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो भी क्या करेगा, बहुत नुकसान करेगा। किसी भी व्यक्ति पर यदि उसका रेडिएशन पड़ जाएगा तो क्या करेगा, उसको कैंसर हो सकता है और भी बहुत कुछ हो सकता है, समझ गए। तो उसको अभी जो उसका सिस्टम है वेस्ट को ठीक करने का, उसको ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। क्या समझे, तो नाभिकीय ऊर्जा से जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट का क्या किया जाता है, उसको ज़मीन में ही गाड़ दिया जाता है, ताकि उसमें से रेडिएशन नहीं लगे, आदमी सबको नहीं लगे उसका रेडिएशन। क्या समझे, तो उसको खूब गहरा करके ज़मीन में गाड़ दिया जाता है। फिलहाल यही तरीका है उससे बचने का, है ना, उसके रेडिएशन से बचने का, समझ गए ना। तो जहाँ एक तरफ नाभिकीय ऊर्जा बहुत हमारे लिए फ़ायदेमंद है, यूजफुल है, तो दूसरी तरफ क्या है, नुकसानदायक हो सकता है यदि ठीक से कंट्रोल नहीं करेंगे तब, है ना। इस पर कंट्रोल करना, इसका सही मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, समझ गया। तो यहाँ देखो एक हम दिखाए हैं तुम लोग को श्रृंखला अभिक्रिया। क्या दिखाए हैं, श्रृंखला अभिक्रिया, चेन रिएक्शन। देखो नाभिकीय विखंडन के लिए जरूरी होता है मंद चाल वाला न्यूट्रॉन। नाभिकीय विखंडन के लिए क्या जरूरी है, मंद चाल वाला न्यूट्रॉन जरूरी है। ये न्यूट्रॉन है, क्या समझे, एकदम धीमे गति का न्यूट्रॉन चाहिए। वो न्यूट्रॉन क्या करेगा, यूरेनियम पर हमला कर देगा। अपने आप नाभिकीय विखंडन नहीं होता है, ठीक है ना, अपने आप नाभिकीय विखंडन नहीं होगा, तुमको न्यूट्रॉन से ही चालू करना पड़ेगा। और कैसा न्यूट्रॉन लेना पड़ेगा, मंद चाल वाला, है ना। सबको मारो एक एक मुक्का जो गप कर रहा है ना, सबको मारो एक एक मुक्का। हाँ, अपने से मारने लगो जो गप कर रहा है, ठीक है। कल से तुम तीनों साथ में नहीं बैठेगी, समझ गई। मंद चाल वाला न्यूट्रॉन, नाभिकीय विखंडन के लिए क्या जरूरी है, मंद चाल वाला न्यूट्रॉन। क्या समझे, जरूरी है मंद चाल वाला न्यूट्रॉन। देखो अगर ध्यान से सुनेगा जी, तुम लोग तो मूर्ख है ही, महामूर्ख है। यदि यहीं पे ध्यान से सुन लेंगे तो तुमको मैक्सिमम चीज़ याद हो जाएगा। घर पे जाकर के कम मेहनत करना पड़ेगा याद करने के लिए। लेकिन होता क्या है, अभी मतलब अजीब स्थिति है स्टूडेंट सबका।
फिजिक्स पढ़ा रहे हैं तो उसमें केमिस्ट्री का चर्चा हो रहा है, क्या समझे, बायोलॉजी का चर्चा होगा, या इंग्लिश का होमवर्क बनाएगा, क्या समझे, होमवर्क बनाएगा। उसके बाद जब परीक्षा का समय आता है तब ढूंढने लगता है गैस पेपर में कहाँ आंसर मिलेगा। सब आंसर तो हम लिखा दिए हैं पढ़ाने के दौरान, लेकिन परीक्षा का समय आएगा तो प्रीवियस ईयर उल्टाएगा कि इसका आंसर यहाँ है, इसका आंसर यहाँ है। गधा सब कॉपी उल्टा के नहीं देखेगा, कॉपी में सब लिखल है ना। ध्यान से सुनेगा तब ना, ध्यान से सुनता नहीं है, और परीक्षा के समय फिर देखेगा आप कहाँ से आंसर ढूंढे। सब आंसर तुम्हारे कॉपी में लिखल है। तो इसमें क्या लेते हैं बोलो, मंद चाल वाला न्यूट्रॉन। अगर हम लोग ध्यान से सुन लेंगे तो 50% क्या मतलब 100 में 100 ऑब्जेक्टिव तुम्हारा सही हो जाएगा। जो बात यहाँ पे बोल देते हैं उतना अगर ध्यान से सुन लेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, 35 ऑब्जेक्टिव, तुमको 35 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा फिजिक्स में। 70 को देता उसमें से 35 को बनाना है, क्या समझे। तो 35 में 35 सही होगा यदि ध्यानपूर्वक सुनेगा तो, क्या समझे। और नहीं सुनेगा ध्यानपूर्वक तो 35 में 15 को हो जाएगा 35 में हो जाएगा 15 को, ठीक है। तो मंद चाल वाला न्यूट्रॉन क्या लेते हैं बोलो, मंद चाल वाला न्यूट्रॉन। मंद चाल वाला न्यूट्रॉन का मतलब है एकदम धीरे धीरे न्यूट्रॉन जाएगा और जाके हमला कर देगा यूरेनियम पे, क्या समझे। अब हुआ क्या, देखो न्यूट्रॉन का चिन्ह है ये, एन से दिखाते हैं। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान संख्या 1 और इसका परमाणु संख्या 0, क्या समझे। क्योंकि हम बताए थे किसी भी तत्व को लिखते हैं AX Z से, लिखते हैं ना। तो न्यूट्रॉन का जो मास है, द्रव्यमान है, वो 1 माना जाता है, और क्योंकि उस पर कोई आवेश नहीं होता है तो उस पर उसका जो ये है परमाणु संख्या उसको 0 मान लेते हैं, ठीक है। यूरेनियम यहाँ पे हम लोग लिए हैं 235U 92, ये लिए है न्यूट्रॉन। इसका मतलब क्या है जी, न्यूट्रॉन है, ये क्या है 1N0, क्या है न्यूट्रॉन, ये क्या है अब दोनों में क्या हो गया, नाभिकीय विखंडन हो गया है ना। इसका विखंडन हो गया यूरेनियम का, तो क्या बनाया 92 Kr36, Kr मतलब क्रिप्टन, क्रिप्टन बना दिया। और 141 Ba56, Ba मतलब बेरियम, बेरियम बना दिया, ठीक है। और यहाँ अगर हम लोग ध्यान देंगे तो एक ठो मंद चाल वाला न्यूट्रॉन लिए थे, लेकिन यहाँ पे 3 गो न्यूट्रॉन फ्री में मिल गया। क्या यहाँ भगवान छप्पर फाड़ के देंगे, अभी देखना, इतना चीज देंगे, देखना संभाल नहीं पाएगा, छत फाड़ के गिरेगा। एक गो न्यूट्रॉन लिए हैं, लेकिन पहले अभिक्रिया के बाद 3 गो न्यूट्रॉन तुमको मिला कि नहीं फ्री में, और साथ में भयंकर ऊर्जा मिला, ठीक है। ये ऊर्जा मिला है, बहुत भयंकर ऊर्जा मिला, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, ये 3 गो न्यूट्रॉन बन गया यहाँ, 1 गो 2 गो 3 गो, ठीक है। अब ये 3 गो न्यूट्रॉन 3 गो नाभिक पे हमला करेगा, 3 गो न्यूट्रॉन 3 गो यूरेनियम के नाभिक पर हमला करेगा, ठीक है, कर दिया। तो इस पर हमला करेगा तो फिर ई वाला यूरेनियम इसी प्रकार से टूटेगा, और फिर इस यूरेनियम से भी 3 गो न्यूट्रॉन निकल जाएगा, निकल जाएगा। फिर इस यूरेनियम को टकराया तो इस यूरेनियम से भी 3 गो न्यूट्रॉन निकला, और 3 गो यूरेनियम से फिर टकराएगा ही। फिर यहाँ से भी 3 गो यूरेनियम निकला, ये जाकर के 3 गो यूरेनियम से टकराएगा। मतलब 1 गो न्यूट्रॉन लिए हैं और यहाँ कितना न्यूट्रॉन निकल गया है, 3 3 6 3 9 गो। अब फिर यहाँ से 3 3 गो निकलेगा, तो वाह कितना न्यूट्रॉन, यहाँ पे 27 गो हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो इस प्रकार से फिर 27 गो न्यूट्रॉन, फिर 27 गो यूरेनियम से टकराएगा, और 81 गो न्यूट्रॉन निकलेगा। मतलब बहुत जल्दी ही एक न्यूट्रॉन से लाखों न्यूट्रॉन बन जाएगा, एक न्यूट्रॉन से क्या बन जाएगा, लाखों न्यूट्रॉन बन जाएगा। और सोचो यहाँ ऊर्जा तो हर बार ऊर्जा निकल रहा है कि नहीं। मान लो सैंपल में हम लोग लिए थे 1 करोड़ यूरेनियम था, इतना सा एक चुटकी लिए यूरेनियम, उसमें क्या होगा 1 करोड़ लगभग हो जाएगा, 1 अरब यूरेनियम होगा उसमें। एक चुटकी में कितना होगा, 1 अरब या उससे भी थोड़ा ज़्यादा ही यूरेनियम होगा। एक ठो न्यूट्रॉन लेंगे, क्या करेगा, इतना फास्ट ये रिएक्शन होगा कि बहुत जल्दी पूरा सैंपल खत्म हो जाएगा, है ना। बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा सैंपल को तोड़ फोड़ देगा,
और क्या होगा, इतना भयंकर मात्रा में ऊर्जा निकलेगा, इसी को हम लोग बोलते हैं परमाणु बम या एटम बम, है ना। इसी को क्या बोलते हैं, एटम बम या परमाणु बम। इसी प्रकार से परमाणु बम बना दिया जाता है। तो परमाणु बम में क्या होता है, जिसका उपयोग किया गया था कहाँ पर, जापान में, है ना। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहर पर फेंका गया था। कौन फेंका था, अमेरिका फेंका था ना। वही परमाणु बम इसी प्रकार से बनाया जाता है, समझ गए ना। तो परमाणु बम में जो श्रृंखला अभिक्रिया होता है बाबू, दो प्रकार का होता है। एक होगा चेन रिएक्शन, दो प्रकार का, एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और एक अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित होगा तब परमाणु बम बन जाएगा, क्या समझे। अनियंत्रित हो गया तो क्या हो गया, परमाणु बम। श्रृंखला अभिक्रिया जो होता है, चेन रिएक्शन, ये दो प्रकार का होता है। अच्छा, इसको श्रृंखला अभिक्रिया क्यों बोले, समझ गया, क्योंकि यहाँ एक श्रृंखला बन गया है। एगो न्यूट्रॉन लिए हैं लेकिन श्रृंखला बन गया, ये तो है ना। विखंडन का क्या हो गया है, श्रृंखला, एक चेन बन गया कि एकदम टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, टूटते जा रहा है, अपने आप टूटते जा रहा है, समझ गया। काहे लिए, विखंडन कराने के लिए। मंद चाल वाला लेंगे, टकराएगा तभी ये विखंडन होगा, उसके अलावा नहीं होगा, क्या समझे। अगर बहुत तेजी न्यूट्रॉन रहेगा तब नहीं होगा, क्या समझे। आप कुछ गड़बड़ हो जाएगा तब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत संभल के करना है ना काम, क्योंकि विकिरण निकलते रहता है, बहुत मात्रा में ऊर्जा निकल सकता है, इसीलिए मंद चाल वाला न्यूट्रॉन लिया है, क्या समझे, संभल के काम करना है। श्रृंखला अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेन रिएक्शन। कौन कौन बोलो। पहला नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, पहला क्या है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। और दूसरा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। कोई दिक्कत नहीं ना। तो नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हम लोगों के लिए यूजफुल है, अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हम लोगों के लिए यूजफुल नहीं है, वो विनाश कर देगा। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया क्या कर देगा, विनाश कर देगा। इसको नियंत्रित करना जरूरी है। नियंत्रित करने के लिए क्या किया जाता है उस पर चर्चा करेंगे, पहले तुम लोग अब इसको लिख लो, अंग्रेजी में लिखा देते हैं, लिखो न्यूक्लियर फिजन। लिखेंगे द न्यूक्लियर रिएक्शन in which the nuclear reaction in which a heavy nucleus splits 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 into two nuclei है ना, splits into two nuclei। न्यूक्लियाई का स्पेलिंग NUCLEI, न्यूक्लियाई, है ना, splits into two nuclei with the emission of tremendous amount of energy, with the emission of EMISSION, emission of tremendous amount of energy
इज नोन एज न्यूक्लियर फिजन। तो न्यूक्लियर फिजन में क्या होता है, एक भारी नाभिक टूट जाएगा लगभग बराबर नाभिकों में, और इस प्रक्रिया में क्या होता है, बहुत मात्रा में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर तो इसी से बनता है। उसमें क्या होगा, नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रित होगा, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया होगा। नियंत्रित होगा तभी हमारे काम का है, अनियंत्रित होगा गड़बड़ा जाएगा। तो हम लोग ये बात देख रहे हैं, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया ये कैसे किया जाता है। देखो, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया कैसे किया जाता है, इसमें करना क्या है, जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकल रहा है उसको किसी प्रकार से हटा देना है, तो श्रृंखला अभिक्रिया क्या हो जाएगा, नियंत्रित हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकल रहा है उसको किसी प्रकार से क्या कर देना है, हटा देना है, तो क्या हो जाएगा, श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ये जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकल रहा है इसको कैसे हटाया जाता है, इसको कैडमियम के छड़ द्वारा हटाया जाता है। किसके द्वारा हटाया जाता है, कैडमियम के छड़ द्वारा। हे बाबू बोलो तो, किसके छड़ द्वारा हटाते हैं, ला बंदूक लाओ तो। हाँ, कैसे न्यूट्रॉन का गति कम कर, ये कैसे न्यूट्रॉन को कंट्रोल करते हैं, न्यूट्रॉन को कौन सोखता है, मारो तो सब मिलकर उसको, दो चार मुक्का मारो तो। ठीक है, तो न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैडमियम के छड़ द्वारा। हो गया ऑब्जेक्टिव का एक प्रश्न याद है ना, ऑब्जेक्टिव का प्रश्न याद हो गया। बोलेगा कि न्यूट्रॉन की संख्या को कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैडमियम के छड़ द्वारा। क्या समझे, तो जो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन निकल रहा है उसको कैसे हटाया जाता है, कैडमियम के छड़ द्वारा। कैडमियम क्या, एक प्रकार का धातु है ना, एक धातु है, तो उसका छड़ बनाता है और वो क्या करता है, उसको सोख लेता है एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को। समझ गया, तो इसमें हम लोग लिख देते हैं। तो यदि तुमको नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चाहिए तो तुमको कैडमियम के छड़ का उपयोग करना पड़ेगा। कैडमियम का छड़ क्या करेगा, जो भी एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन है उसको सोख लेगा। समझ गया, उसको हटा देगा। तो पहला नंबर में लिखेंगे कैडमियम का छड़ इस बार ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, ऐसे ध्यान से सुना करो, बुझ गई, बीच बीच में नींद टूटता है। कैडमियम के छड़, कैडमियम के छड़ कैडमियम के छड़ द्वारा अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को हटाया जाता है। कैडमियम का चिन्ह होता है CD। कैडमियम के छड़ द्वारा अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को हटाया जाता है, अतिरिक्त न्यूट्रॉनों को हटाया जाता है, जिससे कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हो सके, जिससे कि नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हो सके। ठीक है, तो कैडमियम के छड़ द्वारा क्या करते हैं, अतिरिक्त न्यूट्रॉन को हटा देते हैं, जिससे क्या होता है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं। तो कैडमियम को हम लोग नियंत्रक भी कहते हैं। कैडमियम को क्या कहते हैं, नियंत्रक। लिख लो, कैडमियम को नियंत्रक कहा जाता है। इस कारण कैडमियम को नियंत्रक कहा जाता है। नियंत्रक मतलब कंट्रोलर, कंट्रोल करने वाला है, कंट्रोलर है ना। कैडमियम को नियंत्रक या कंट्रोलर कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में लिखेंगे कैडमियम रॉड इज यूज्ड, कैडमियम रॉड इज यूज्ड to absorb extra neutrons. Cadmium
rod is used to absorb extra neutrons. Cadmium rod is used to absorb extra neutrons. है ना, so that we get controlled chain reaction. So that we get controlled chain reaction. इस तरीके से हम लोग को क्या मिल जाता है? कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन मिल जाता है. Therefore, cadmium is known as controller. Therefore, cadmium is known as controller. कैडमियम को हम लोग क्या कहते हैं? कंट्रोलर कहते हैं, नियंत्रक कहते हैं. ठीक है, हाँ जी. कैडमियम इज नोन एज कंट्रोलर. कैडमियम क्या है जी? नियंत्रक है, कंट्रोलर है. वो क्या करता है? किसका नियंत्रण करता है? न्यूट्रॉन का. नौ से न्यूट्रॉन, नौ से नियंत्रण. ठीक है, न्यूट्रॉन का नियंत्रण करता है कौन? कैडमियम. एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को क्या कर लेगा? सोख लेगा, हटा देगा. ठीक है जी. अच्छा, अगला बिंदु लिखेंगे, ये मंद चाल वाला न्यूट्रॉन कैसे प्राप्त होगा? मान लो यहाँ से जो न्यूट्रॉन निकला, हो सकता है ये सब तीव्र गति का न्यूट्रॉन हो, तो हमको बीच बीच में न्यूट्रॉन का गति को कम करना पड़ेगा. तो न्यूट्रॉन का गति कैसे कम किया जाता है? भारी जल के द्वारा. किसके द्वारा? भारी जल का उपयोग किया जाता है. भारी जल बताए थे तुम लोग को, D2O. तो भारी जल किसका काम करता है? मंदक का काम करता है. भारी जल किसका काम करता है? मंदक का काम करता है. लिखेंगे दूसरा बिंदु में, भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में होता है. भारी जल के कोष्ठ में लिख देना D2O. भारी जल के कोष्ठ में लिख देंगे D2O. भारी जल का उपयोग मंदक के रूप में होता है, जो कि न्यूट्रॉन की गति को कम करता है. हाँ, मंदक के रूप में होता है. मंदक के रूप में होता है, जो कि न्यूट्रॉन की गति को कम करता है. जो कि न्यूट्रॉन की गति को कम करता है. तो भारी जल क्या करता है बोलो? न्यूट्रॉन का गति कम कर देगा. हमको तो मंद चाल वाला न्यूट्रॉन चाहिए, तो मंद चाल वाला न्यूट्रॉन कहाँ से मिलेगा? भारी जल के द्वारा. भारी जल भी डाल देंगे तो क्या करेगा? न्यूट्रॉन का गति अपने आप कम कर देगा. ठीक है, अंग्रेजी में लिखेंगे मॉडरेटर. हैवी वाटर, हैवी वाटर, मॉडरेटर. 2 नंबर में मॉडरेटर. हैवी वाटर कोष्ठ में लिखेंगे D2O. हैवी वाटर कोष्ठ में क्या लिखा? D2O is used to slow down neutrons. Is used to slow down neutrons. तो भारी जल का उपयोग किस में होता है? न्यूट्रॉन को स्लो डाउन करने के लिए, धीमा करने के लिए. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. तो इस प्रकार से नाभिकीय विखंडन में कुल यही सब बात है. बुझ गया? कोई दिक्कत नहीं ना. परमाणु बम कब बनेगा? अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया में. समझ गया? तुम लोगों को सिखा दिए परमाणु बम कैसे बनता है. ठीक है, जिसको जिसको बनाना है चालू कर देना इससे काम. ये नहीं कि अपना घरे उड़ा लेना. उसके साथ अगलो पड़ोसी सबको उड़ा देगा. ठीक है.